बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 के हवाले से। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो शुरू किया है और इससे पहले जो वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि सदर पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और उनके इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके ऊपर हमने डिटेल बात की थी। आज हम बात करेंगे ओथ ऑफ प्रेसिडेंट कि जब सदर मुंतखब हो जाए तो वो ओथ कैसे लेगा। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि जैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी संभालेगा, सदर पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेंगे। सदर पाकिस्तान से ओथ कौन ले सकता है? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ ले सकते हैं और वो ओथ लेंगे सदर के। और आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस से ओथ लेते हैं और बाकी जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं और जो सदर की ओथ वो ख़ुद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेते हैं। और जैसे गवर्नर की ओथ ली जाती है चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये आर्टिकल 42 है जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। ये कहा गया है आईन पाकिस्तान की तरफ से आर्टिकल 42 में। आर्टिकल जो 43 है 43 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के जो कौन सी शराइत हैं कि अगर किसी ने सदर मुंतखब होना चाहते हैं या सदर का उम्मीदवार है तो वो किन शराइत पर पूरा उतरता हो। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में किसी बड़े ओहदे पर है, कोई सरकारी नौकरी है तो या सरकारी मुलाजिम है, सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, वो सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये पहली कंडीशन है। और इसमें यह कहा गया है कि एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रिम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कि अगर वो कोई ऐसा पहले उसके पास कोई ओहदा है या मुलाजमत है जिससे वो रियासत से पहले पैसे ले रहा है और तनख्वाहें ले रहा है, मरात ले रहा है, वो शख्स नहीं बन सकता सदर। और आप जानते हैं कि ऐसे शख्स के लिए फिर वो पहले रिज़ाइन करता है, फिर 2 साल के वक्फे के बाद अगर किसी ने MP MNA का भी इलेक्शन लड़ना और वो सरकारी मुलाजिम था तो वो 2 साल तक एलिजिबल नहीं होता। अपने रिटायरमेंट या इस्तीफ़े के 2 साल के बाद जाके वो एलिजिबल होता है कि वो मेंबर ऑफ़ असम्बली या पार्लियामेंट बन सके। आर्टिकल 43 में सब आर्टिकल जो 2 है वो ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असम्बली कि ना तो वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, ना ही वो जो नेशनल असम्बली या सेनेट का मेंबर हो। सदर वो नहीं बन सकता जो MNA हो, सेनेटर हो या MPA हो, वो सदर नहीं बन सकता। अगर किसी ने इलेक्शन लड़ा है MNA का, MPA का और वो जीत गया है इलेक्शन या सेनेट का तो वो नहीं बन सकता, वो सरकारी मुलाजिम नहीं बन सकता, MPA MNA या सेनेटर नहीं बन सकता। इफ़ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असम्बली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट हिज सीट इन मजलिस शूरा और एज द केस मे बी द प्रोविंशियल असम्बली शैल बिकम वेकेंट ऑन द डे ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अगर वो कोई MPA MNA या सेनेटर सदर बन जाए तो उस दिन से वो अपना जो ओहदा है MPA MNA या सेनेटर का वो खो बैठेगा। इसमें एक टेक्निकल चीज़ है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और ए प्रोविंशियल असम्बली। अगर पहली कंडीशन ये अगर एंड इफ़ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और ए प्रोविंशियल असम्बली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट हिज सीट इन मजलिस शूरा और एज द केस में बी द प्रोविंशियल असम्बली शैल बिकम वेकेंट ऑन द डे ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ये आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जैसे वो सदारत संभालेगा उसकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये आर्टिकल 43 है आईन पाकिस्तान का जो ये बताता है कि 2 चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा। ये कंडीशंस हैं ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कि वो जैसे सदर बनेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले कोई ओहदा ना रखता हो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, और दूसरा ये है कि वो मेंबर ऑफ असम्बली या सेनेट ना हो। ये आर्टिकल 43 सदर पाकिस्तान के हवाले से अहम जो चीज़ है वो बताता है। आर्टिकल 44 है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कि वो कितने अरसे के लिए मुंतखब होगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। सदर भी 5 साल के लिए होगा, जैसे असम्बली 5 साल के लिए है, सदर पाकिस्तान भी 5 साल के लिए होगा। उसका जो टेन्योर है जिस दिन वो अपना चार्ज संभालेगा उसके बाद वो 5 साल तक सदर रह सकता है। उसका जो टेन्योर है, टर्म है, वो
5 साल है। आईन पाकिस्तान ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अनटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, कि अगर सदर पाकिस्तान का टेन्योर मुकम्मल हो गया है और नया सदर इलेक्ट नहीं हुआ और नया सदर के इलेक्शन का प्रोसेस जारी है, तो जब तक नया सदर इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो अपने ऑफिस में बैठेगा। 5 साल ख़त्म होने के बावजूद भी जब तक नया सदर मुंतखब होकर नहीं आ जाता तब तक सदर पाकिस्तान अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, वो अपना ऑफिस चलाएंगे और वो जो ऑफिस है वो आगे चलेगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। अब ये कंसेक्टिव टर्म्स का कहा गया है। आगे जब हम वज़ीर आज़म का पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि पहले कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता था और वो ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने ये चीज़ शिक ऐड कर दी है कि वो जो इकट्ठी 2 टर्म्स में जो है वो सदर का जो बनने का मामला है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कि वो एक दफ़ा जो अगर 5 साल पहले गुजारे हैं तो वो मज़ीद 5 साल के लिए भी वो इलेक्शन में जो अपना शामिल होकर और वो दोबारा सदर भी बन सकता है। लेकिन तीसरी दफ़ा वो कंसेक्टिव तीसरी दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको फिर एक टेन्योर के लिए बैठना पड़ेगा और फिर अगर एक टेन्योर छोड़ के फिर वो सदर का इंतखाब लड़ता मुंतखब हो जाता है तो वो तीसरी दफ़ा भी बन सकता है। पहले सदर था, फिर री इलेक्शन में वो आ सकता है, लेकिन कंसेक्टिव वो 2 के बाद नहीं सदर का कैंडिडेट हो सकता है या सदर का इलेक्शन लड़ सकता। हाँ, फिर एक टर्म छोड़ के फिर अगली टर्म में वो दोबारा सदर के लिए एलिजिबल है। कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि वो 5 दफ़ा बने, 6 दफ़ा या 10 दफ़ा, लेकिन कंसेक्टिव वो 2 दफ़ा से ज़ायद नहीं रह सकता। चाहे वो सारी ज़िंदगी सदर बनता रहे, लेकिन वो टर्म छोड़ के और फिर उसके बाद वो जो कंसेक्टिव है वो सिर्फ 2 दफ़ा 10 साल मैक्सिमम वो सदर रह सकता है और उसके बाद फिर उसको गैप देना ज़रूरी होगा। ये आईन पाकिस्तान है। और उस बात की आप वजाहत कर लें कि इसमें ये पाबंदी नहीं है कि वो 3 दफ़ा बनेगा, मैक्सिमम 3 दफ़ा वो सदर रह सकता है, ऐसी पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी सिर्फ ये है कि कंसेक्टिव 2 टर्म्स में वो सदर रह सकता है और उसके बाद फिर अगर वो गैप आता है और उस गैप के बाद दोबारा वो सदर का उस टर्म के बाद अगर सदर का वो कैंडिडेट होता है तो वो फिर इलेक्शन लड़ सकता है और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और वो सदर बन सकता है। द प्रेजिडेंट मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली रिज़ाइन हिज ऑफिस। तो जो सदर है, सदर पाकिस्तान, वो इस्तीफ़ा कैसे दे सकता है? वो नेशनल असम्बली के स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा जमा करवा सकता है। अगर सदर पाकिस्तान किसी भी 5 साल में किसी भी मरहले पर, एक तो इम्पीचमेंट है सदर की, तो वो एक अलग चीज़ है और उसको हटाने के लिए फिर आगे रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 47 है। लेकिन यहाँ बात हो रही है रिज़ाइन की, मुस्ताफ़ी होने की। तो मुस्ताफ़ी होने के लिए सदर पाकिस्तान स्पीकर नेशनल असम्बली को लिखेगा और स्पीकर नेशनल असम्बली उनका जो रिज़ाइन है उसको कबूल करेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स थे जिनको मुख्तसर आज हमने डिस्कस किया है। इंशाअल्लाह कल हम अगले आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।